सोचा था मैंने कि आप यही कहेंगे कि आपने मुझे नहीं पहचाना, क्योंकि हम कभी नहीं मिले हैं। मैं कल रात आया था, आपसे मिलने की कोशिश की थी और आज सुबह फिर की। कल पुलिस ने मुझे आपके स्कूल के गेट के पास फटकने नहीं दिया। मैं आज सुबह किसी तरह अंदर घुस गया, लेकिन आपके सेक्रेटरी ने आपसे मिलने नहीं दिया। मैं आपके क्लास में जाने से पहले ही आपसे मिल लेना चाहता था, तब आपने मुझे देखा था जनाब। अब आपको याद आया सर? नहीं। क्या आप ये कह रहे हैं कि आपको मेरी याद नहीं, या ये याद नहीं कि आपने मुझे देखा था? अरे तुम क्या चाहते थे कि मैं क्या देखता? अगर सच कहूं जनाब, तो मैं आपसे घंटों, शायद कई दिनों तक बातचीत करना चाहता हूँ। दुनिया के हर चीज के बारे में आपके ख्याल जानना चाहता हूँ। आप एक आलिम, फाजिल, मुमताज शख्स हैं। अफसोस कि मैं अपनी तालीम जारी न रख सका, लेकिन एक मसला है जिसका मुझे आगा पीछा सब मालूम है, और उसी मसले पर मैं आपसे बातचीत का तलबगार। माफ करिएगा जनाब, क्या मैं आपका बहुत ज्यादा वक्त तो नहीं ले रहा? बिल्कुल नहीं। माफ करिएगा जनाब, क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? हमें बहुत सारे मसलों को सुलझाना है जनाब। जरूर, खुद को मेरा मेहमान समझिए। आप कुछ लेंगे? चाय? शुक्रिया। देखता हूँ जनाब कि आप अखरोट वाली पेस्ट्री खा रहे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। हमारे टोकाट में बहुत सारे अखरोट के पेड़ हैं। क्या आप कभी टोकाट गए? माफ करिएगा, मैं कभी गया नहीं। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर जनाब, लेकिन कभी अगर आप जाएं तो मेरे साथ ही रहिएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी टोकाट में बिताई है, पूरे 36 साल। टोकाट बहुत खूबसूरत है, बाकी तुर्की भी खूबसूरत है, लेकिन ये बड़े शर्म की बात है कि हम अपने मुल्क के बारे में इतना कम जानते हैं कि उसे अपने ढंग से प्यार करने लायक पाते ही नहीं, बल्कि हम उन्हें तरजीह देते हैं जो हमारे मुल्क की हकारत करते हैं, उनके लोगों को धोखा देते हैं। मुझे उम्मीद है जनाब आप बुरा नहीं मानेंगे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं। आप मुनकिर यानी नास्तिक नहीं है ना? नहीं, मैं नहीं। लोग कहते हैं आप हैं, लेकिन मुझे खुद ये समझने में दिक्कत हुई कि आपकी जैसी तालीम वाला आदमी खुदा न करे उसके वजूद को नकारे। आप यहूदी नहीं? क्यों? नहीं, मैं नहीं हूं। आप मुसलमान हैं? जी हाँ, इंशाअल्लाह मैं हूं। आप मुस्कुरा रहे हैं जनाब। आप मेरा सवाल जरा गौर से सुने और ठीक से जवाब दें, क्योंकि सिर्फ इस सवाल का जवाब सुनने में इतनी दूर कड़ाके की ठंड में टोकाट से चला हूं। टोकाट? मैं तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? इस्तांबुल के अखबारों में आपके उस फैसले के बारे में कुछ नहीं छपा था, जिसमें आपने उन लड़कियों को क्लास में आने की मनाही की थी जो अपनी मजहब और कुरान के मुताबिक अपना सिर ढांपे रखती। वे सभी अखबार फैशन मॉडलों के स्कैंडलों का ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारे खूबसूरत टोकाट में एक मुस्लिम रेडियो स्टेशन है जिसका नाम है फ्लैग, जो हमें मुल्क में खुदा के हर बंदे पर होने वाले जुल्मों सितम के बारे में बताता है। मैं एक मोमिन यानी आस्तिक पर
कभी जुल्म नहीं कर सकता। मैं भी खुदा से डरता। मुझे यहाँ पहुँचने में 2 दिन लगे जनाब। बर्फीली तूफानी सड़कों पर 2 दिन। बस में बैठे हुए मैं सिर्फ आपके बारे में सोचता था और मेरा यकीन करे मुझे पता ही पता था कि आप यही कहेंगे कि आप खुदा से डरते हैं। तो अब ये रहा वो सवाल जो मैंने उस वक्त सोचा था कि आपसे पूछूंगा। पूरे अदब के साथ प्रोफेसर नूरी यलमाज, अगर आप खुदा से डरते हैं, नहीं, अगर आप मानते हैं कि पाक कुरान में खुदा के बोल हैं, तो जरा सूरा नूर की खूबसूरत 31वीं आयत के बारे में अपने ख्याल बताएं। हाँ, यकीनन इस आयत में साफ साफ लिखा है कि औरतों को अपना सिर और यहाँ तक कि अपना चेहरा ढांप कर रखना चाहिए। मुबारक हो जनाब, ये एक सीधा सच्चा जवाब है। और अब आपकी इजाजत से मैं एक सवाल और पूछ सकता हूँ। सिर ढांपने वाली उन लड़कियों को अपने क्लास में आने से महरूम करने के अपने उस फैसले से आप कैसे खुदा के हुक्म को खारिज कर सकते हैं? हम एक सेक्युलर मुल्क में रहते हैं और ये सेक्युलर मुल्क ही है जिसने पर्दा करने वाली लड़कियों को स्कूलों और क्लासों में आने पर रोक लगाई। माफ करिएगा जनाब, क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? क्या मुल्क का जारी किया कानून हमारे खुदा के हुक्म को खारिज कर सकता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे बच्चे, एक सेक्युलर मुल्क में ये बातें जुदा है। ये एक सीधा सच्चा जवाब है। जनाब, क्या मैं आपके हाथ चूम सकता हूं? जनाब, डरे नहीं, अपना हाथ मुझे दें। अपना हाथ मुझे दें और देखें मैं कितनी मोहब्बत से इसे चूमता हूं। शुक्रिया। अब आपने देखा मेरे दिल में आपके लिए कितनी इज्जत। तो जनाब, मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहूंगा। जरूर पूछो। मेरा सवाल ये है कि क्या आइन यानी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का मतलब बगैर खुदा है? नहीं। ऐसे हालात में आप ये कैसे समझाएंगे कि मुल्क क्यों इतनी सारी लड़कियों को सेक्युलरिज्म के नाम पर क्लास से बेदखल कर रहा है, जबकि वे महज अपनी खुदा की मर्जी की तामील कर रही है? ईमानदारी से देखे मेरे बच्चे, तो ऐसी बातों पर बहस करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। इस्तांबुल टेलीविजन पर दिन और रात इस पर बहस होती है और इससे हमें क्या मिलता है? लड़कियां अपना स्कार्फ फाड़ने से अभी भी मना कर रही है और मुल्क उन्हें अभी भी क्लास में आने से रोक रहा है। ऐसे हालात में जनाब, क्या मैं आपसे एक सवाल और पूछ सकता हूँ? माफ करिएगा, लेकिन जब मैं अपनी गरीब मेहनतकश लड़कियों के बारे में सोचता हूँ जो इतनी खाकसार है, जो इतनी शरीफ है, जिन्हें तालीम की मनाही है, जो अपना सिर खुदा ही जानता है कितने नियमों के सामने पहले ही झुका चुकी है, एक सवाल पूछे बिना मेरा दिल नहीं मानता।
ये सारी बातें उन सब में कैसे अटकी होती जो हमारा आइन, तालीमी और मजहबी आजादी के बारे में कहता है? मेहरबानी जनाब मुझे बताएं, क्या आपका शऊर आपको बिल्कुल भी बेचैन नहीं करता? अगर वे लड़कियां उतनी फर्मा बरदार हैं जितना आप फरमा रहे हैं, तब तो उन्हें अपने सिर से स्कार्फ उतार लेने चाहिए थे। जनाब मुझे एक बात, क्या आप लोग औरतों के सम्मान की हिफाजत के लिए महज एक पर्दा चाहते हैं और उन मुद्दों पर खामोश क्यों हैं जो उनके विकास और आजाद ख्याली से जुड़े हुए हैं? बताओ मेरे बेटे, शऊर परेशान नहीं कर सकते? तुम्हारा नाम क्या है मेरे बेटे? कहां रहते हो तुम? क्या काम तुम करते हो? मैं हैप्पी फ्रेंड्स टी हाउस में काम करता हूँ, जो टोकाट के मशहूर मॉथलाइट हमाम के बगल में है। मैं स्टोव और चाय के बर्तनों का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम अहम मियत नहीं रखता जनाब। मैं पूरा दिन फ्लैग रेडियो सुनता हूँ और जब भी खुदा के एक बंदे पर हुए जुल्म के बारे में सुनता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ, क्योंकि मैं जमहूरियत में यकीन रखता हूँ, क्योंकि मैं एक आजाद आदमी हूँ जो अपने मन से चल सकता है। तब मैं खुद को एक बस पर चढ़ा पाता हूँ, तुर्की के आखिरी छोर तक उस जुल्मी की तलाश में, जहां भी वो है उससे हिसाब बराबर करने आमने सामने। इसलिए जनाब मेरे सवाल का जवाब, क्या चीज ज्यादा अहम है, अंकारा का कानून या हमारे खुदा का कानून? खुदा के कानून के मुताबिक हर किसी को तालीम पाने का हक है, और ये बहस बेईमानी है मेरे बच्चे। तुम किस होटल में ठहरे हो? क्या आप मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हैं? जनाब डरे नहीं, मैं किसी भी मजहबी गुट से ताल्लुक नहीं रखता, मैं टेररिज्म को पसंद नहीं करता, मैं खुदा की मोहब्बत और ख्यालों की आजादी में यकीन रखता। इसके बावजूद मुझे फौरन गुस्सा आ जाता। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। इसलिए जनाब, जब आप अपने उस जालिम रवैये के बारे में सोचते हैं जिसके साथ आप अपनी उन इंस्टीट्यूट की लड़कियों से पेश आए थे, जब आपको याद आता है कि वे लड़कियां महज अपनी खुदा की मर्जी की तामील कर रही थी, जैसा कि पाक कुरान की सूरह अन-नूर और सूरह अल-अहज़ाब में साफ तौर पर दर्ज है, तब क्या आपका शऊर आपको बिल्कुल भी बेचैन नहीं करता? पाक कुरान में तो ये भी लिखा है कि लुटेरों के हाथ कलम कर दिए जाने चाहिए, मगर मुल्क ऐसा तो नहीं करता। आप इसकी मुखालफत क्यों नहीं करते? बेहतरीन जवाब दिया जनाब, शुक्रिया। क्या मैं आपके हाथ चूम? बिल्कुल नहीं। लेकिन आप एक लुटेरे के हाथों से हमारी औरतों की इस्मत की बराबरी कैसे कर सकते? अमेरिका के एक काले मुसलमान प्रोफेसर मॉर्विन किंग के जारी किए आंकड़ों के अनुसार उन इस्लामी मुल्कों में जहां औरतें खुद को ढांप कर रखती हैं, वहां बलात्कार की घटना ना के बराबर है। और
औरतों को सताने की बात तो सुनी ही नहीं जाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि खुद को ढांप कर रखने वाली औरत अपने पहनावे के पसंद के मार्फत एक बयान दे रही है। वो कह रही है मुझे मत सताओ। लिहाजा बराए मेहरबानी जनाब मुझे बताएं, क्या हम वाकई अपनी इन औरतों को तालीम का हक ठुकराकर समाज के हाशिए पर ढकेलना चाहते हैं? अगर हम उन औरतों की इज्जत करते हैं जो अपना बुर्का उतार देती हैं और भी सभी कुछ, तो क्या हम अपनी औरतों का दर्जा गिर जाने का जोखिम नहीं उठा रहे? जैसा कि हमने यूरोप में देखा, जहां पर जिनसी इनकलाबी के बाद औरतों का पतन हुआ। और अगर हम औरतों के पतन में कामयाब हो जाते हैं तो मेरे कहे को माफ करें, क्या हम खुद को भाड़ुओं में बदलने का जोखिम नहीं उठा रहे? मैंने अपना नाम खत कर लिया है मेरे बच्चे, मैं चलता हूं। अपनी जगह पर बैठे रहे, अपनी जगह पर बैठे रहे और मुझे ये ना इस्तेमाल करना पड़े। क्या आप देखते हैं ये क्या है? ये बंदूक है। ठीक कहा। मुझे उम्मीद है आप बुरा नहीं मानेंगे। मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया। मुझे लगा था आप मुझे सुनने से इनकार कर सकते हैं, लिहाजा मैंने एहतियात बरता। तुम्हारा नाम क्या है मेरे बेटे? वाहिद सूज़मे, सलीम पेशमेकान। हकीकत में इस बात से क्या फर्क पड़ता है जनाब? मैं उन गुमनाम बहादुरों का गुमनाम जमाती हूँ जिन्होंने सेकुलर मटेरियलिज्म की चपेट में आ गए समाज में अपने मजहबी यकीनों को बनाए रखने के खातिर बड़ी भारी तकलीफें सही। मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं हूं जनाब। मैं ह्यूमन राइट्स की इज्जत करता हूं और ताकत के नाजायज इस्तेमाल की मुखालफत करता हूं। लिहाजा ये बंदूक अपनी जेब में रखना। मैं आपसे बस इतना चाहता हूं कि आप मेरे सवाल का जवाब दें। ठीक है, तो चलिए जनाब वापस शुरुआत की तरफ चलते हैं। याद करते हैं कि आपने उन नाज परवरद लड़कियों के साथ क्या किया था जो कि अपनी माँ बाप की आंखों का नूर थी, जो कड़ी मेहनत से पढ़ाई करती थी, जो हमेशा क्लास में टॉप आती थी। जब अंकारा से कानून आया तो आपने उनके वजूद को नकारने की तैयारी कर दी। अगर कोई लड़की अटेंडेंस शीट पर अपना नाम लिख देती तो आप उसे काट देते, सिर्फ इसलिए कि उस लड़की ने अपने सिर पर स्कार्फ ओढ़ा है। और अगर 7 लड़कियां अपने टीचर के साथ बैठी होती तो सिर्फ आप 6 मंगवाते और ऐसा दिखाते कि जिस लड़की ने अपने सिर पर स्कार्फ ओढ़ा है वो वहां है ही नहीं। आप जानते हैं आपने उनके साथ क्या किया? आपने उन्हें रोने पर मजबूर किया। लेकिन ये यही खत्म नहीं हुआ। अंकारा से जल्द ही एक और फरमान आया और आपने उनको अपने क्लास से निकलवाकर बाहर गलियारों में फेंकवा दिया और फिर बाहर गलियारों से निकलवाकर बाहर सड़क पर फेंकवा दिया। और जब उनमें से कुछ चुनिंदा लड़कियां आपके दरवाजे पर गुहार लगाते हुए आई, आपने फोन उठाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस को हमने नहीं बुलाया था। मुझे पता है आपको मेरे जेब में पड़ी बंदूक का भाव है जनाब, लेकिन जनाब झूठ ना बोलो। उस रात जब आपने उन लड़कियों को बाहर गिरफ्तार करवा दिया तब क्या आपके शऊर ने आपको सोने दिया? मेरा सवाल ये है। जाहिर है हकीकी सवाल ये है कि हमने सिर्फ स्कार्फों को अलामत यानी प्रतीकों में बदलकर अपनी औरत जाति को कितनी तकलीफ पहुंचाई है और सियासी खेल में उन्हें मोहरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसे खेल कैसे कह सकते हैं जनाब? जब उन लड़कियों को जिनको अपनी इज्जत अपनी तालीम में किसी एक को चुनना था, कैसी ट्रेजेडी है।
डिप्रेशन का शिकार हो गई, खुद को खत्म कर लिया। क्या वो खेल था? तुम बहुत नाराज हो मेरे बच्चे, लेकिन क्या तुम्हें कभी ये नहीं सोचा इन सब के पीछे बाहरी ताकतें हो सकती हैं? क्या तुम नहीं देखते हो कि इस स्कार्फ के मुद्दे को उन्होंने किस तरह से सियासी बनाया हुआ है, जिससे वो तुर्की को एक कमजोर और दो पक्षों में बटे हुए मुल्कों में तब्दील कर सके। अगर आप उनको वापस अपने क्लास में ले लेते तो ये मुद्दा नहीं बनता। क्या ये वाकई मेरा फैसला है? मेरे बच्चे, ये हुक्म अंकारा से आते हैं। मेरी पत्नी तक सिर पर स्कार्फ ओढ़ती है। मुझे झांसा देना बंद करें। जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब दें। क्या सवाल था वो? क्या आपका शौर आपको बेचैन कर रहा है? बेटे, मैं एक बाप भी हूँ। जाहिर है मुझे उनके लिए अफसोस है। देखिए, मैं खुद पर काबू रखना बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन एक बार मेरा दिमाग फिर गया तो सब खत्म। जब मैं जेल में था तो मैंने एक आदमी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो चौपाई लेते वक्त अपना मुंह ढांकना भूल गया। जी हाँ, वहां मैंने सबको इंसान बना दिया, वहां मैंने सबकी बुरी आदतें सुधार दी, वहां मैंने सबको इबादत तक सिखा दी। लिहाजा इस फजीहत से बच निकलने की तैयारी छोड़िए। जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब दीजिए। क्या सवाल था वो? उस बंदूक को नीचे करो। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने क्या नहीं पूछा था। मैंने ये नहीं पूछा था कि आपकी कोई बेटी है या आपको कोई अफसोस है। माफ करना मेरे बच्चे, तुमने क्या पूछा? ये ना सोचिए कि बंदूक के डर से निजात पाने के खातिर आप मुझे मना लेंगे। सिर्फ ये सोचिए कि मैंने क्या पूछा था। क्या पूछा था तुमने? मैंने तुमसे पूछा था काफिर, क्या तुम्हारा शौर तुम्हें बेचैन कर रहा है? जाहिर है ये कचोट रहा है मुझे। तो फिर तुम क्यों आए हुए हो? क्या तुमने जरा भी शर्म बाकी नहीं रही? मैं एक टीचर हूं, तुम्हारे बाप की उम्र का। क्या पाक कुरान में यह लिखा है कि अपने से बड़ों पर बंदूक ताननी चाहिए, उनकी बेइज्जती करनी चाहिए? अपनी जबान से कुरान का नाम लेने की हिमाकत मत करना। क्या तुमने सुना? और ये बंदों को उचकाकर देखना बंद करो जैसे किसी से मदद मांग रहे हो। अगर तुम चिल्लाए मैं हिचकिचाऊंगा नहीं, शूट कर दूंगा। समझ गए? हाँ, समझ गया। तब फिर इस सवाल का जवाब दो। औरतें अपना सिर नंगा रखें, इससे इस मुल्क का क्या भला होगा? कुछ ऐसा कहो जिस पर तुम अपने दिल से यकीन करते हो। मिसाल के लिए कहो कि खुद को न ढक कर वे यूरोप के लोगों के सामने ये जता सकेंगी कि उनके साथ भी इंसानों जैसा सलूक करना है। और तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा इरादा क्या है, और तब मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मेरे बेटी, मेरी भी एक बेटी है। वो सिर पर स्कार्फ नहीं डालती। मैं उसके फैसलों में दखल नहीं देता, ठीक जैसे कि मैं सिर ढकने की अपनी पत्नी के फैसले में दखल नहीं देता। तुम्हारी बेटी ने खुद को नंगा करने का फैसला क्यों किया? क्या वो फिल्म स्टार बनना? नहीं, उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। वो अंकारा में रहकर पब्लिक हेल्थ की पढ़ाई कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, इस स्कार्फ के मुद्दे पर जब से मुझ पर हमले हो रहे हैं वो मुझे सपोर्ट कर रही है। जब भी मैं लोगों की कई बातों से परेशान हो जाता हूं, या मुझे धमकाया जाता है, या मुझ पर
कीचड़ उछाला जाता है, जैसे तुम लोग हो जिन्हें गुस्सा करने का पूरा पूरा हक है, तब वो मुझे अहंकारा से फोन करती है और कहती है कि ना अपना दिल कड़ा कर लीजिए डैड, मैं फिल्म स्टार बनना चाहती हूँ। नहीं मेरे बेटे, वो ये नहीं कहती, वो कहती है प्यारे अब्बा, अगर मुझे बुर्कों वाली लड़कियों से भरी क्लास में जाना पड़ता तो मैं बगैर बुर्के के अंदर जाने की हिम्मत ना करती, ना चाहते हुए भी मैं उसे ओढ़ती। तो क्या हुआ जो तुम्हारी लड़की खुद को ढांपना नहीं चाहती? इससे क्या नुकसान हो जाता? ईमानदारी से मैं तुम्हें नहीं बता सकता, और तुमने मुझे सिर्फ वजह बताने को कहा था। तो फिर मुझे बताओ काफिर, क्या तुम्हारी यही सोच थी कि मजहब की इन वफादार लड़कियों को पुलिस पकड़ ले? क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर तुमने उन्हें खुदकुशी पर ढकेल दिया? तुर्की में ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो मेरी बेटी की तरह सोचती हैं। इस मुल्क में 90% औरतें खुद को ढांप कर रखती हैं। ऐसे में ये समझना मुश्किल है आखिर ये फिल्मी सितारे किसके लिए बोल रहे हैं। तुम्हें अपनी बेटी को जिस्म की नुमाइश करते देखने में फख्र हो सकता होगा काफिर, लेकिन एक बात अपने भेजे में घुसा लो, मैं भले ही प्रोफेसर नहीं हूं, लेकिन इस मामले में तुमसे बहुत ज्यादा जानता हूं। मेरे अच्छे आदमी, बराए मेहरबानी अपनी बंदूक मुझ पर मत तानो। तुम बहुत उखड़े हुए हो, अगर गलती से बंदूक चल गई तो तुम महज पछताने के लिए जिंदा रहोगे। मैं क्यों पछताऊंगा? इस भीषण बर्फबारी में इतनी दूर आने का क्या फायदा अगर मैं एक काफिर का नाम निशान ना मिटा पाया। जैसा कि पाक कुरान में कहा गया है कि ऐसे किसी खतावर जालिम को खत्म करना मेरा फर्ज है जो खुदा के बंदों पर कहर ढाता है। लेकिन मुझे तुम पर, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका और दूंगा। मुझे एक वजह बताओ कि जब तुम इन पर्दानशी औरतों को बेपर्दा होने का हुक्म देते हो तब तुम्हारा ज़मीर तुम्हें परेशान क्यों नहीं करता? अब का समय मैं तुम्हें शूट नहीं करूंगा। जब एक औरत अपने सिर से स्कार्फ को हटा लेती है तो वो समाज में ज्यादा आरामदेह जगह और ज्यादा इज्जत हासिल करती है। ये सोचना होगा तुम्हारी फिल्म स्टार बेटी का, लेकिन इससे उल्टा सच है। स्कार्फ औरतों को अजियत, बलात्कार और ज्वाल से बचाता है। वो उन्हें समाज में ज्यादा इज्जत और आरामदेह जगह दिलाता है। और हाँ, बुर्का सड़क पर मर्दों के वैश्याने रवैये से बचाता है। वो उन्हें हसीनाओं के कंपटीशन में खड़े किए जाने की उद्दत से बचाता है। उन्हें सेक्स के सामान की तरह रहने की जरूरत नहीं, उन्हें मेकअप करने की जरूरत नहीं। मशहूर फिल्म स्टार एलिजाबेथ टेलर ने अगर अपने आखिरी 20 साल पर्दे में रहकर गुजारे होते तो उसे अपने मोटापे की इतनी चिंता न सता, उसे मेंटल अस्पताल में दाखिल ना होना पड़ता, उसे कुछ खुशी का पता चल पाता। एक सवाल पूछूं जनाब, आप हंस क्यों रहे हैं? आपको लगता है मैं मजाक करने की कोशिश कर रहा हूं? चलो मुझे बताओ बेहया मुनकिर, तुम क्यों हंस रहे हो? मेरा यकीन करो, मैं हंस नहीं रहा हूं।
और अगर मैं हंसा था तो ये मेरी नर्वस नहीं, तुम पक्के एतमाद के साथ मेरे बच्चे, मेहरबानी कर मेरा यकीन करो। मैं इस मुल्क के सभी लोगों के लिए हमदर्दी रखता हूँ, जैसे तुम, जैसे वे लड़कियां वे जो इस मकसद के लिए तकलीफ। मैंने तुमसे कहा था भले लफ्जों से कुछ नहीं होगा। मजहब की वफादार लड़कियों पर हंसने के लिए तुम भुगतोगे और जबकि उन पर तुम हंसे हो, तुम्हारे पास पछताने के सिवाय और कोई मौका नहीं। इसलिए अब मैं बताता हूं कि मामला क्या है। कुछ दिन पहले फ्रीडम फाइटर्स फॉर इस्लामिक जस्टिस ने तुम्हारी मौत का फरमान निकाला और 5 दिन पहले टोकाट में उस पर मुहर लगाकर मुझे यहाँ भेजा। अगर तुम ना हंसते मैं पीछे हट जाता और तुम्हें माफ कर देता। कागज का एक टुकड़ा उठा और अपनी मौत का फरमान खुद पढ़कर सुनाओ। औरत की तरह रोना बंद करो, इसे उम्दा कड़ी आवाज में पढ़ो। अगर तुमने पढ़ना चालू नहीं किया तो मैं प्रोफेसर नूरी मेरे प्यारे बच्चे का मुरीद। मैंने कहा पढ़ो। मेरे बच्चे ये पढ़ते वक्त मुझे गोली तो नहीं मार दोगे? अगर तुमने पढ़ना चालू नहीं किया मैं कबूल करता हूं कि मैं सेक्युलर तुर्की रिपब्लिक के मुसलमानों से उनके मजहब, उनकी इज्जत को छीनने की जरूरत करने वाली और इस तरह उन्हें बख्शे का गुलाम बनाने वाले खुफिया मंसूबों में मोहरा रहा। जहां तक उन लड़कियों की बात है जो अपने स्कार्फ उतारना नहीं चाहती थी क्योंकि वे मजहबी और कुरान में बेइंतहा यकीन रखने वाली थी, उस वक्त मैंने इतना जुल्म उठाया कि एक लड़की उससे ज्यादा नहीं झेल सकती खुद कुछ। मेरे बेटे, तुम्हारी इजाजत से मैं यहाँ पर रहकर एतराज जताना चाहता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा अगर तुम ये बात उस कमेटी तक पहुंचा सको जिसने तुम्हें यहाँ भेजा है। मेरे बेटे, उस लड़की ने अपने गले में फंदा इसलिए नहीं डाला था कि उसे क्लास में आने से रोका गया था। उसके पिता का उस पर कोई दबाव भी नहीं था। मेरे बच्चे, जैसा कि MIT हमें पहले ही बता चुकी है, उसका दिल टूटा हुआ था। ऐसा उसने अपने सुसाइड नोट में तो नहीं लिखा। मेरे बेटे, मैं समझता हूँ तुम्हें इस बारे में जानना चाहिए। मेहरबानी कर उस बंदूक को नीचे कर दो। शादी से पहले वो अनपढ़ लड़की इतनी नादान थी कि उम्र में अपने से 25 साल बड़े पुलिस वाले को अपना दिल दे बैठी। और ये एक निहायत ही शर्म की बात है मेरे बच्चे। लेकिन मेरे बेटे, ये सब तब हुआ जब उस आदमी ने उसे बता दिया कि वो शादीशुदा है और उसका उससे शादी का कोई इरादा नहीं। शांत हो जाओ जलील, तुम्हारी बाजारी बेटी ऐसा सोच सकती है। ऐसा मत करो मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। मुझे मार कर तुम अपने
तब तुमको अंधेरे में डुबो रहे हो। कहो कि तुम्हें अफसोस है, कहो कि तुम्हें अफसोस है। मुझे अफसोस है, मेरे बच्चे को नहीं, मत मारो। अपना मुंह खोलो, मैं ये बंदूक तुम्हारे मुंह के अंदर घुसेड़ता हूं, फिर मेरी उंगली पर उंगली रखकर ट्रिगर खींच दो। तुम रहोगे तो काफिर ही, लेकिन कम से कम इज्जत की मौत मरो। मेरे बेटे देखो मैं क्या हो गया हूँ, इस उम्र में मैं रो रहा हूँ। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूँ मेरे बच्चे, ऐसा मत करो। तुम अभी इतने जवान हो, तुम हत्यारा बन रहे हो। फिर तुम खुद ही ट्रिगर खींच दो। देखो खुदकुशी में कितनी चोट पहुंचती है। बेटे मैं मुसलमान हूँ, मैं खुदकुशी के खिलाफ हूँ। अपना मुंह खोलो। क्या तुम्हें कभी ये नहीं लगा कि जो तुमने किया है उसकी एक दिन कीमत चुकानी पड़ेगी? इसे उम्दा पड़ी आवाज से पढ़ो। अगर तुमने पढ़ना चालू नहीं किया तो तुम्हें छूट। मैं आपकी चेयर से टेबल पे ले आऊं जनाब? नहीं, शुक्रिया, अब मैं जाने ही वाला हूँ। शुक्रिया। इधर मत देखो। इसे उम्दा पड़ी आवाज से पढ़ो। मेहरबानी कर, मुझे छोड़ दो। मैंने कहा पढ़ो। मैंने जो कुछ किया उसके लिए शर्मिंदा हूं। मैं समझता हूं कि मुझे मर जाना चाहिए, इस उम्मीद में कि अल्लाह मुझे माफ पढ़ते रहो। मेरे बेटे इस बूढ़े आदमी को कुछ देर बोले ले दो। उसे अपनी बेटी, अपनी पत्नी के बारे में आखिरी दफा उन लड़कियों के बारे में सोचो जिनकी तुमने जिंदगी बर्बाद कर दी। एक को नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, 4 को उनके तीसरे साल में स्कूल से निकाल दिया गया, एक ने खुदकुशी कर ली। वो लड़की जो तुम्हारे दरवाजे पर गुहार लगाते हुए खड़ी थी, उनको बुखार ने घेर लिया, वो बिस्तर पर जाग गई, उनकी जिंदगी बर्बाद। मेरे बेटे मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन इससे आखिर क्या भला होगा कि तुम मुझे मारकर हत्यारा कहलाओ। सोचो मेरे बच्चे, सोचो। ठीक है जनाब, सोचता हूं। मैंने सोचा जनाब, और मैंने ये पाया कि मैं 2 दिन से गांव की भीषण गलियों में भटकता रहा और तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। फिर मैंने सोचा शायद यही किस्मत होगी। मैंने अपने टोकाट गांव वापसी का टिकट खरीद लिया। मैं जाने के लिए मुड़ा था कि मेरे बेटे, अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे मार कर तुम कार से जाने वाली आखिरी बस से बस निकलोगे तो मैं तुम्हें आगाह कर दूं। बर्फ की वजह से सड़कें बंद है, 6 बजे जाने वाली बस जाने के लिए मुड़ा ही था कि अल्लाह ने तुम्हें न्यू लाइफ पेस्ट्री की दुकान के अंदर भेज दिया। न्यू लाइफ, और जब अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करना चाहता तो मैं क्यों करूं? अपने आखिरी लफ्ज बोलो, बोलो अल्लाहू अकबर। बेटा, मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूं, हमारा ये मुल्क तुम सबको पकड़ लेगा, तुम सबको फांसी पर लटका देगा। अल्लाहू अकबर। मेरे बेटे उस टिकट को मत खींचो, शादू का मेरे बच्चे, एक बार और सोचो, उस टिकट को मत खींचो। नहीं मेरे बेटे।
आगमन के लिए धन्यवाद।